नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि हम लोगों ने हिमालय पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज क्लास 5 है। आज क्लास 5 हम लोग में स्टार्ट किया है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के पठार। भारत में कौन कौन से पठार पाए जाते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं, उनका क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण क्रम, ये सब हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो पहले बताते हैं कि पठार होता क्या है। पठार एक पहाड़ होता है, लेकिन उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो नुकीला का न होकर थोड़ा सा समतल होता है अपेक्षाकृत पर्वत के। जैसे कि यदि हम मंदिर के आकार का बनाएं तो ये आकार पर्वत कहलाती है। और यही आकार अगर ऐसे जाकर यहाँ पे इस आकार में हो, जैसे कि इस आकार में हो, तो इसका ये जो क्षेत्र है पठार के रूप में जाना जाता है। तो हम आज जानने वाले हैं कि पठार कौन कौन से हैं भारत में। तो पहला यदि देखें तो सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार माना जाता है, जो कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो है लद्दाख का पठार। जो लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है वो भारत का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। देखिए, पठार को हम लोगों ने वर्गीकृत 3 भागों में किया गया है। पहला उत्तर पूर्वी पठार, ये वाला क्षेत्र, मध्य पठार, ये क्षेत्र, एक दक्कन का पठार, ये देश, ये क्षेत्र। ठीक है। तो हम लोगों ने कल के पहले यानी परसों वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो मेघालय में पाए जाने वाली 3 प्रमुख चोटियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, वो हिमालय का भाग नहीं है। तो वो जो है कि एक पठार है, उन्हें हम लोग उत्तर पूर्व का पठार माना जाता है। ठीक है। और जो है कि मेघालय में है वो स्थित है। तो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मध्य पठार और दक्कन पठार। यानी कि अगर मध्य पठार में हम लोग देखें तो सबसे फेमस अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत मानी जाती है। यदि हम देखें तो जुरासिक पीरियड से पहले की मानी जाती है, जिस कारण हम लोग कहते हैं कि अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत विश्व की है। भारत की नहीं, विश्व की भी सबसे पुरानी पर्वत मानी जाती है। तो देखते हैं, देखिए भारत का यदि हम नक्शा देखें तो अरावली पर्वत यहाँ पर स्थित है। राजस्थान, पंजाब, कुछ क्षेत्र गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे कुछ क्षेत्रों को कवर करती है। उसी के जस्ट नीचे हम लोग देखेंगे तो बुंदेलखंड का पठार है। उसी के जस्ट पूर्व में बघेलखंड का पठार है। उसी के पश्चिम में मालवा का पठार है। और अगर हम बघेलखंड के थोड़ा सा पूर्व में चले तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। हालांकि छोटा नागपुर पठार यहाँ तक है, छोटा नागपुर का पठार है। ये जो पठार है उसके जस्ट नीचे विंध्य पर्वत श्रृंखला है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे पश्चिमी सीमा मानी जाती है। ठीक है। तो यदि हम लोग देखते हैं कि इन पठारों को, तो सर्वप्रथम हमें ये पता करना होगा कि इनका विस्तार कहाँ तक है। देखिए, जो बुंदेलखंड का पठार है उसका विस्तार है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो प्रमुखतः इन राज्यों में मिलता है। इसके बाद जो बघेलखंड का पठार है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में है और थोड़ी सी मात्रा उत्तर प्रदेश में, थोड़ी सी मात्रा छत्तीसगढ़ में है। जो छोटा नागपुर का पठार है उसका विस्तार झारखंड में सर्वाधिक है, थोड़ा छत्तीसगढ़, इसके बाद थोड़ा सा पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा बिहार में भी देखने को मिलता है। जो विंध्य पर्वत है ये लगभग पूर्णतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है और क्षेत्रों में भी पाई जाती है, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। इसके बाद जो है कि हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र का पठार है। ये जो महाराष्ट्र का पठार है वो दक्कन का पठार है। अब देखिए,
इसमें जो सतपुड़ा श्रेणी है, विंध्य श्रेणी है, अरावली पर्वत है, ये सब मध्य पठार। अभी हम क्रम बताएंगे आपको। और इसके बाद देखेंगे दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में सबसे बड़ा महाराष्ट्र का पठार, इसके बाद जो है कि तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, दंडकारण्य का पठार। ये मुख्यतः पठार दक्कन का पठार माना जाता है। अब हम देखते हैं इनका क्रम। इनका क्रम जो है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ है। पहला मेघालय का पठार। देखिए मेघालय का पठार यहाँ पर है। यदि आपसे पूछे कि भारत के पठारों का क्रम उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए, तो पहला मेघालय का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार। देखिए इसको याद करने का तरीका है, मेघालय छोड़ दीजिए, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ब, इसके बाद सी, बी के बाद सी, छोटा नागपुर पठार, इसके बाद सीएम, सीएम हो गए, तो एम के बाद डी, सी एम डी, तो ये सीएम हो गए, ये एमडी हो गए, और ये डीटी हो गए, फिर के। तो यानी कि बुंदेलखंड, बघेलखंड, बीबी, इसके बाद सीएम, छोटा नागपुर, मालवा, फिर डी टी के, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना, कर्नाटक का पठार। इसका ये क्रम है। ये क्रम आपका उत्तर से दक्षिण का है। ठीक है, इसका क्रम। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा पठार प्रमुखतः कहाँ पे स्थित है। ये हम लोगों ने मैप में देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि इन पठारों में जो पर्वतीय चोटियाँ पाई जा रही हैं उनका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए पहले देखते हैं कि ये जो दक्कन का पठार है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक में लगभग स्थित है। देखिए इसमें महाराष्ट्र में देखिए तो कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं। अजंता श्रेणी है वहाँ पर, सतमाला श्रेणी है, हरिश्चंद्र पहाड़ी है, महाबलेश्वर है, कलसुबाई है। ठीक है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है जो कि दक्कन के पठार का ही हिस्सा माना जाता है। और ये जो कलसुबाई है वो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे पूछे कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कलसुबाई है। इसके बाद कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी, मलयानगिरी की पहाड़ी, कुद्रेमुख की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और इसमें पूछे कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो मुल्यानगिरी की पहाड़ी। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। वैसे ही आंध्र प्रदेश में देखते हैं। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शेषाचलम की पहाड़ी है, पालकुंडा है, नल्लामलाई है, ओरोटाकुंडा है, जिंदागढ़ पीक है। अब आंध्र प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो जितगढ़ पीक यानी कि जितगढ़ चोटी है। इसके बाद उड़ीसा में दो महत्वपूर्ण है, पहला महेंद्रगिरी, दूसरा देवमुंडा, इसे देवमाला भी कहते हैं। यानी कि उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाला है। देखिए परीक्षा में अगर मिलान में पूछे कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी, आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जितगढ़, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाला। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं कि ये जो मध्य क्षेत्र में है इसमें कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे कि अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और ये जो गुरु शिखर है वो राजस्थान में पाई जाती है। जैसे अगर पूछे कि निम्न में से कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है तो उसमें गुरु शिखर एक साइड दे, मिलान करने के लिए राजस्थान, तो गुरु शिखर राजस्थान में है। लेकिन अरावली पर्वत वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ पंजाब, कुछ दिल्ली, कुछ हरियाणा जैसे क्षेत्रों में भी इसका विस्तार माना जाता है। और दूसरा देखिए गिरनार पहाड़ी। अब गिरनार पहाड़ी जो है कि गुजरात में पाई जाती है और उसकी सबसे ऊंची चोटी गोरखपुर शिखर है। ये जो गिरनार पहाड़ी है ये भी अरावली का ही भाग माना जाता है। लेकिन अगर पूछे कि गोरखनाथ शिखर गुजरात में स्थित है, गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मालवा, अब जैसे कि मालवा का पठार यहाँ पर है,
यानी कि बुंदेलखंड के जस्ट नीचे देखेंगे तो मालवा का पठार अरावली व विंध्य श्रृंखला के मध्य में स्थित है। यानी कि विंध्य श्रृंखला ये है और अरावली श्रृंखला ये है और मालवा का पठार यहाँ पर है। तो अगर पूछे कि निम्न में से कौन सी पठार विंध्य और अरावली के मध्य स्थित है, वो है मालवा का पठार। ठीक है। और ये जो दंड कारण है, ये जो दंड कारण पठार यानी कि लगभग तेलंगाना से सटा हुआ है, ये लगभग भारत के मध्य में स्थित है। अगर पूछे कि कौन सा पठार भारत के मध्य में स्थित है, तो वो दंड कारण का पठार माना जाता है। ये इसके साथ साथ अगर ये पूछे कि कौन से पठार को कर्क रेखा काटती है, तो वो दंड कारण का पठार माना जाता है कि क्योंकि कर्क रेखा जो वो भी मध्य से गुजरती है और दंड कारण का पठार भी मध्य में स्थित है। देखिए, जो छोटा नागपुर पठार है वो राजस्थान झारखंड में स्थित है और ये मुख्यतः लोहे के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे कोयले की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब देखिए, छोटा नागपुर पठार में कुछ छोटे छोटे पठार भी हैं, जैसे सांची का पठार, कोडरमा का पठार, पट का पठार, हजारीबाग का पठार, बाहक पठार। 5 पठार जो है कि छोटा नागपुर में स्थित है। अब यदि हम लोग देखेंगे कि जो दक्कन का पठार है, हम लोगों ने बताया कि तीसरा है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, ये जो दक्कन का क्षेत्र है थोड़ा सा गुजरात को लेते हुए, तो ये जो है कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी पाई जाने का इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि काली मिट्टी जो है कि सिर्फ ज्वालामुखीय उद्गार से उत्पन्न होती है। जहाँ पर ज्वालामुखी पाई जाती है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो माना जाता है कि गुजरात में तो कहीं भी ज्वालामुखी है नहीं, तो काली मिट्टी आई कहाँ से? तो माना जाता है कि जब गोंडवाना प्लेट, हमने पहली क्लास में देखा था कि गोंडवाना प्लेट जब ऊपर खिसकती है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है अफ्रीका। तो यहाँ से जब गोंडवाना प्लेट टूटकर गुजरते हुए, तो यहाँ बीच में रीयूनियन हॉटस्पॉट था। रीयूनियन नाम का एक द्वीप था जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होता था। उसके टकराव के कारण कुछ हिस्सा गोंडवाना लैंड के साथ भारत में आ गया और ये जो है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन टेथिस सागर से टकराने के कारण हिमालय का निर्माण करा और यहीं पे स्थिर है। तो यही रीयूनियन हॉटस्पॉट के टकराव के कारण ही यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसी के साथ हम लोगों ने देखा दक्कन पठार। अब देखते हैं कि कुछ प्रमुख चोटियाँ, जैसे कि तमिलनाडु में अभी हमने जो है कि एग्ज़ाम दिए थे यूपीपीसीएल का, तो उसमें पूछा गया था कि तमिलनाडु में जो चोटियाँ हैं उनको उत्तर से दक्षिण में मिलान कराइए। तो सबसे पहले हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाते हैं। यह है तमिलनाडु, यह है केरल। ये तमिलनाडु हो गया, ये केरल हो गया। देखिए, यहाँ पे चोटी जो है कि जाड़वी पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी, सिरूमलाई की पहाड़ी, पालिनी की पहाड़ी, अगस्त की मलाई की पहाड़ी। देखिए, इसका क्रम देखिए, पहला जाड़वी, दूसरा सेवराय की पहाड़ी, तीसरा पंचमलाई, चौथा सिरूमलाई, पांचवा पालिनी, छठवां अगस्त मलाई। यही 6 ऑप्शन दिया था, तो इसका क्रम ये हो गया। यदि हम तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी देखें तो नीलगिरी पर्वत स्थित है और
डोडा बेटा चोटी जो है कि स्थित है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है, वैसे ही हम लोग केरल का देखते हैं। केरल में बेल्लारगिरी, चेम्बरा पीक, मीनमाला,